इंद्र की कलम के सभी श्रोताओं को शेफाली शर्मा का सादर नमस्कार। मैं कथा श्रृंखला के अंतर्गत आज आपके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कथा लेकर आई हूँ, तोते की शिक्षा। यह एक व्यंग्य कथा है। कहानी आरंभ करने से पहले आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ विचार करना चाहूंगी। विचार है शिक्षा से जुड़ा हुआ। किसी विद्यार्थी को शिक्षित करने का अर्थ क्या है? उसे सुविधा के साधनों से लाद देना, उसे किताबों के ढेर में दबा देना, या फिर उसे पढ़ा पढ़ा कर रट्टू तोता बना देना। पढ़ाई के नाम पर शिक्षा व्यवस्था का भारी तामझाम और आडंबर क्या बच्चे तक सही सही शिक्षा पहुंचा पा रहा है, या फिर इस पूरी व्यवस्था से जुड़े लोगों की जेबें भर रहा है? इतना जरूर है कि बेचारा बच्चा अपना बचपन, उड़ान और मुस्कान जरूर भूल चुका है। क्या इसी को आप और हम शिक्षा कहते हैं? इस अत्यंत गंभीर प्रश्न पर गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह व्यंग्य कथा लिखी है, तोते की शिक्षा। जरा पहचानिए, कहीं ये तोता आपके और हमारे आंगन में फूल सा खिलता बच्चा तो नहीं, जो पढ़ाई के अनावश्यक दबाव से दबा चला जा रहा है। उसका खिलखिलाता बचपन शिक्षा व्यवस्था के बोझ तले दबा और कुचला जा रहा है। तो इस भूमिका के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं, तोते की शिक्षा। एक तोता था। वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था, पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टूटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? बड़ा गहरा विचार हुआ। निष्कर्ष निकला, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आए। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने लगे। वे बोले, यह काम इतनी कम पोथियों से नहीं चलेगा। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियां बनने लगी और उनकी नकल यानी कॉपी भी होने लगी। नकलों की और नकल, नकलों की और नकल, पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा, वाह, इतनी विद्या को धरने की तो जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को भी ढेर सारे इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान बाकी नहीं रहा। कीमती पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे रहते। कभी झाड़ पोंछ और पॉलिश की धूम भी मची रहती। जो देखता वही कहता, उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक लोग लगाए गए। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कमरों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई है? बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है?
भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे पूड़ी में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर पर समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने का हार पहनाया गया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके और तेजी से चल रही है। सो एक दिन वे अपने मुसाहिबों, मुहलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ स्वयं ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे, नगाड़े, तुरहियां, दमामे, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और चुटिया हिला हिला कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द की तो कोई कमी नहीं है। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी तो कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा एक निंदक बोल उठा, महाराज, आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना ही काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। तोते का गाना तो बंद ही हो गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरे जाने से बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। तोता दिन पर दिन इस उत्तम व्यवस्था के बीच अधमरा होता गया। देखभाल करने वालों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी ही बेचैनी के साथ अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ। आग, भट्ठी और हथौड़ा लेकर ऐसी धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ ना पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के पर भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसा मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर यह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार का काम धंधा बेहद बढ़ गया और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभा देने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे बहुत इनाम दिया। तोता मर गया। कब मरा, इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है? भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है? ना, कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया।
साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिण बयार अब भी उसी तरह बह रही थी।